दोस्तों नमस्कार। चौसर हथेलियों का खेल है। आपने उसमें जब पासे को रगड़ा और उसके बाद फेंका तो वो पासा तय करता है कि दरअसल चौसर पर किसकी चलेगी, किसका राज होगा। लेकिन शतरंज की बाजी में प्यादे तय करने लगते हैं कि किसे शह और कैसे मात के लिए घेरा जाए। संयोग ऐसा हो चला है कि बिहार के भीतर जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, एक साथ शह भी और चौसर पर मात भी। ये परिस्थितियां कभी एक साथ बिहार में इससे पहले उभरी नहीं थी, क्योंकि समूची ताकत, समूची सत्ता बीजेपी के पास है और बीजेपी को कोई चुनौती दे दे, इस तरीके का कोई छत्रप उभर कर आया ही नहीं है। और खास तौर से वैसे छत्रप जो चंद कॉन्स्टिट्युएंसी में सिमटे रहते हैं और उनकी उपयोगिता चंद कॉन्स्टिट्युएंसी तक ही रहती है, वो चाहे जाति के आधार पर हो या फिर धर्म के आश्रय यानी सांप्रदायिकता के आश्रय वोटों के ध्रुवीकरण करने की स्थिति ही क्यों ना हो। और बिहार में नजदीक आती चुनाव की तारीख के बीच पहली शह तो अमित शाह को मिल चुकी है और चौसर पर जो पासा फेंका गया है रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस के जरिए, और इन सब के बीच जो आवाज जीतन राम मांझी ने उठा दी है, उसने एक झटके में एक बड़ा संकेत न सिर्फ बीजेपी और दिल्ली के लिए बल्कि एनडीए के भीतर भी एक हड़कंप सी मचा दी है। 2014 से लेके और आज तक मैं एनडीए गठबंधन में था। हमारी पार्टी का एनडीए गठबंधन से हम वफादार, ईमानदार सहयोगी थे। और आपने देखा होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बिना किसी कारणवश, क्योंकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, इसलिए एनडीए गठबंधन के लोगों ने हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी किया। क्योंकि अगर पशुपति कुमार पारस एनडीए छोड़ने का ऐलान करते हैं, जीतन राम मांझी टिकटों को लेकर चुनौती देते हैं, तो अगला सवाल यह भी होगा कि अगर इन छोटे छोटे प्यादों को मानकर ही चला जाए तो भी अगर बिहार में मुश्किल हालात बीजेपी के सामने खड़े हो चले हैं तो फिर एनडीए का क्या होगा। और यह सवाल सिर्फ और सिर्फ बिहार तक, बिहार चुनाव के बाद नहीं टिकेगा। इसकी गूंज आपको महाराष्ट्र में भी सुनाई देगी और इसकी गूंज आपको आंध्र प्रदेश में भी सुनाई देगी। यानी यह सवाल दूर की गोटी नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू की नजर भी बिहार के चुनाव को लेकर है, और यह भी दूर की गोटी नहीं है कि महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों की नजरें भी बिहार के चुनाव को लेकर है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है, बिहार के भीतर बिहार के चुनाव को लेकर नजरें सबसे ज्यादा किसकी बेचैन है और शह किसे मिल रही है। वोटों के लिहाज से देख लीजिए तो चाहे चेहरा नीतीश कुमार विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी चेहरा, बीजेपी का वोट 20 से 22% से आगे बढ़ता ही नहीं है। यानी 20-22% के आसरे अपने बूते बिहार में बीजेपी नहीं आ सकती है। तो ऐसे में अगला सवाल यह भी है, क्या तमाम अलग अलग छोटे छोटे राजनीतिक दलों के आसरे उनके साथ खड़े वोट बैंक के जरिए अभी तक बीजेपी नीतीश कुमार का चेहरा रखकर जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी, एचएएम यानी हम यानी जीतन राम मांझी, या फिर रामविलास पासवान की पार्टी जो दो हिस्सों में चचा भतीजे के बीच बट गई, अब उसमें फैसला उसे करना है कि वह किस रास्ते बीजेपी आने वाले वक्त में अपनी बिसात को बिछाएगी। लेकिन उससे बड़ा सवाल अब यह हो चला है कि जो 20 से 22% वोट बीजेपी का रहा है वो सिर्फ अपने बूते कभी नहीं रहा है। अपने बूते वह अगर मैदान में आती है तो परसेंट ऑफ वोट हो सकता है 23-24% तक चला जाए, लेकिन सीट कम हो जाती है क्योंकि
उन क्षेत्रों से हटकर जहां उसका अपना वजूद नहीं है, वोटरों के लिहाज से वहां पर बीजेपी लड़ती है तो उसे 2-3% वोट का फायदा तो होता है, लेकिन बिहार के भीतर उसकी सीटें कम हो जाती है और यह अतीत के तमाम चुनाव में नजर भी आया है। इसीलिए बीजेपी की पहली जरूरत एक ऐसे सहयोगी की है जो कि वोटों के समीकरणों को जातीय आधार पर बीजेपी के अनुकूल वोट ट्रांसफर करने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दे। और दूसरी स्थिति है कि दरअसल समूची ताकत बीजेपी के पास है तो दूसरा कोई कुछ ना बोले। और संयोग ऐसा कि कल देर शाम होते होते पशुपति कुमार पारस, जो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय चलाते हैं, और उनके भतीजे जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम पर चलाते हैं, वह दो रास्तों पर चल निकले। और पशुपति कुमार पारस न सिर्फ रुके कल शाम में यह कहते हुए कि हम एनडीए से अलग हो रहे हैं, बल्कि आज सुबह तो यह कहकर सामने आ गए अब महागठबंधन को लेकर रणनीति बनाने की जरूरत है और यह रणनीति कैसे बनेगी इस बिसात को बिछाने के लिए वह खुद सामने आकर खड़े हो गए। और हमारी तो राय यह है कि जैसे एनडीए गठबंधन में पांचों दल मिल करके और पूरे बिहार का लोग भ्रमण कर रहे हैं, उसी तरह से इंडिया गठबंधन में भी जो एलाइज पार्टनर है, जिससे आपकी कल भविष्य में आप समझौता करिएगा, आपके गठबंधन में जो लोग रहेंगे, निश्चित रूप से इस महीने के अंत तक उस गठबंधन के लोगों को बैठक बुला करके और एक प्लानिंग के तहत पूरे बिहार में 38 जिला में एक साथ एकजुट होकर के 38 जिला में जाके जनता के बीच में हम अपनी बात को रखें कि हमारा गठबंधन का ये सिद्धांत है, ये नीति है, हमारा ये संविधान है, हम इस ढंग से करने जा रहे हैं। दलित के लिए क्या करेंगे, अकलियत के लिए क्या करेंगे, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या करेंगे, अति पिछड़ी जाति के लिए क्या करेंगे। एक बनना चाहिए, पूरे बिहार का मैप बनना चाहिए। तो एक हिस्सा कल शाम का था, एक हिस्सा आज सुबह का है, जब दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से तेजस्वी अपनी टीम के साथ दिल्ली में महागठबंधन को लेकर बिहार की रणनीति बनाने के लिए पहली औपचारिक बैठक के तहत मिले। रामविलास पासवान को अक्सर चुनावी मैदान में मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, यानी वो साध लेते थे कि दरअसल कौन चुनाव जीतेगा या किसके साथ उन्हें अब खड़े होना चाहिए। और इस दौर में 1977 के बाद से ना जाने ये मौसम वैज्ञानिक के तौर पर रामविलास पासवान की पहचान तो यही रही कि वो कभी सत्ता से बाहर रहे ही नहीं और जिसके साथ रहे ठसक के साथ रहे। उस दौर में उनके पीछे छाया की तरह पशुपति कुमार पारस ही चलते थे। बेटा चिराग पासवान बहुत छोटा था। चिराग पासवान ने पिता की विरासत को पकड़ा और उसी रास्ते निकल पड़े, लेकिन एक बड़ी चूक वक्फ बोर्ड को लेकर हो गई और वह आधुनिक तौर पर यह बतलाने और सिखलाने लगे कि दरअसल उन्होंने वक्फ में जो संशोधन दिए हैं वो संशोधन बीजेपी ने मान लिए और उसके बाद तो वो वक्फ के साथ इसीलिए खड़े हैं, यानी बोर्ड के खिलाफ जो बिल लाया गया कि अब पूरी संपत्ति सरकार की होगी, इसलिए खड़े हैं क्योंकि अनुकूल है ये पासमानदा मुस्लिम समाज के। लेकिन बिहार ही नहीं, इस देश के भीतर में हर कोई जानता है कि उसे न्याय मिलता नहीं है और उसमें बीते 11 वर्षों में तो इस देश के मुस्लिमों के भीतर एक सवाल है, खास तौर से बीजेपी और उनके नेताओं को लेकर, कि वह तो हाशिए पर ही रहेंगे अगर वो मुस्लिम है और उनके वोटों की जरूरत बीजेपी को नहीं तो उनका भला कोई कैसे कर सकता है जब सरकार बीजेपी की होगी और वक्फ बोर्ड की पूरी संपत्ति सरकार की होगी और सरकार बीजेपी की है। एक क्षण के लिए यह भी याद कीजिए, जब 2013 में जब प्रधानमंत्री पद का प्रचार कर रहे थे, उस समय नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री इंटरव्यू दिया करते थे और वह उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के। उस समय उनसे एक सवाल पूछा गया था कि गुजरात में जो दंगे हुए, उन दंगों में मारे गए लोगों को लेकर आपको कोई दुख है या नहीं है। तो उस दौर में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब था बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार, कुत्ते के
बच्चे का भी किसी गाड़ी के टायर के नीचे आ जाने पर दुख होता है, और कुत्ते के पिल्ले का जब गाड़ी के टायर के नीचे दबता है तो दुख तो बहुत ज्यादा होता है। और उस पूरे कालखंड को घुमा के आप 2025 में कल बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए वो जब हरियाणा के हिसार में थे तो उन्होंने कहा वक्फ ने संपत्ति गरीबों में नहीं बांटी, इसीलिए मुसलमान का बेटा पंचर लगाता है। यानी किसी भी काम को लेकर वो कोई भी समुदाय विशेष, धर्म, जाति का कोई भी करे, किसी भी काम को लेकर जिस तंज के आश्रय प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, शायद ये सवाल बिहार की राजनीति में तो कहीं बड़ा हो गया। क्या चिराग पासवान ने पासा फेंका और आने वाले वक्त में एक दूसरे पासे की तरफ वह सोच भी रहे होंगे, तो पशुपति कुमार पारस ने जो पूरी की पूरी रणनीति दिखला दी, बतला दी, जतला दी कि अब वह महागठबंधन के साथ चल निकले हैं, और यह संकेत कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को भी समझ में आ गया, तो उन्होंने भी कहा उनके साथ भी न्याय हुआ नहीं है। 2 लोकसभा सीटों का जिक्र था, नहीं दिया गया। विधानसभा में 30 सीटों का जिक्र था, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं हर कोई रास्ता खोज रहा है एनडीए के भीतर से बाहर निकलने का। तो 2 बड़े सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या वाकई बीजेपी का जो खौफ दिल्ली के जरिए तमाम नेताओं पर किया गया, अब उसकी अति हो गई और वो टूटने की दिशा में बढ़ चुका है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जिस वक्त दिल्ली में तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मुलाकात हो रही थी, उस कमरों की तस्वीरों को देख लीजिए पहले। इस मुलाकात से ऐन पहले रॉबर्ट वड्रा को ईडी का नोटिस आ गया। अब आप रॉबर्ट वड्रा के केस को अगर परखना शुरू करेंगे तो 2013 के चुनाव प्रचार के वक्त दामाद का जिक्र उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी तमाम भाषणों में किया करते थे। और वाकई एक सवाल रहा कि बीते 11 वर्षों से रॉबर्ट वड्रा को जेल में क्यों नहीं डाला गया, हर बार पूछताछ क्यों होती है? तो क्या इस दौर में बीजेपी भी समझ चुकी है और अब अपनी आखिरी परिस्थितियों में, आखिरी एजेंडे को लेकर वो एनडीए को जोड़े रखना चाहती है और विपक्ष को डराए रखना चाहती है? लेकिन दोनों परिस्थितियां अगर बिहार में चकनाचूर हो गई तो अफरा तफरी तो एनडीए के भीतर जमकर मचेगी। और इस जमकर मचने का मतलब शायद महाराष्ट्र से आते एकनाथ शिंदे के संदेश भी हैं। लेकिन उस संदेश पर जाएं उससे पहले, जब जिक्र इस बात का हो चला है कि आज जो बैठक हुई दिल्ली के भीतर में और एक सहमति इस बात को लेकर बनी कि विचारधारा और वैचारिक परिस्थितियों में राहुल गांधी जिस जाति जनगणना और अल्पसंख्यकों को भागीदारी के सवाल के साथ अपनी राजनीति से जोड़ रहे हैं, तो वहां पर चुनावी मैदान में तेजस्वी खुलकर खेले। यानी कोई टकराव की परिस्थिति बननी नहीं चाहिए। और उससे आगे की परिस्थिति यह है कि पहली बार चुनावी रणनीति बनाने के बीच तेजस्वी ये कहते हैं कि बिहार 20 बरस में सबसे गरीब हो गया, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम हो गई, बड़ी नाजुक स्थिति में है बिहार। और यह नीति आयोग की फाइल को टटोलिएगा तो हर दूसरा शख्स वहां पर गरीब है। युवाओं के भीतर नौकरी को लेकर आक्रोश, पेपर लीक को लेकर आक्रोश, बीपीएससी के एग्जाम को लेकर आक्रोश, किसानों के बीच कहीं ज्यादा आक्रोश, महिलाओं के भीतर जो भी रोजगार से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी ही क्यों ना हो, वहां पर भी सवाल। और इन परिस्थिति के बीच दिल्ली में आज मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव जब निकले तो उन्होंने संकेत क्या दिए? अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहली बार तो हम
देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। असल में तेजस्वी अब इस हकीकत को जान चुके हैं कि वक्फ बोर्ड का ट्रिगर उस दौर में एनडीए के खिलाफ जा चुका है और यह ट्रिगर दबने के बाद बिहार की जो जातीय समीकरणों की राजनीति है उसमें सिर्फ पशुपति कुमार पारस ही नहीं, संकट तो चिराग पासवान के सामने भी है। संकट तो हर उस छोटे बड़े नेता के सामने है जो जातीय समीकरणों के आश्रय मुस्लिमों का वोट बैंक जोड़कर किसी रूप में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत हासिल करने के सपने संजो रहा था। एक झटके में सब कुछ धराशायी हो चुका है। यह बिहार के भीतर का राजनीतिक आक्रोश नजर भी आने लगा है। हो सकता है वो सिर्फ अभी मुस्लिम वोटरों के आश्रय हो, लेकिन सवाल अगला दलितों को लेकर भी है। खुद पशुपति कुमार पारस हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, वीआईपी के साहनी हो, किसी को भी परखते चले जाइए तो जिस वोट बैंक का जिक्र इनके साथ जुड़ा हुआ है उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव बीते 20 बरस में हुआ नहीं है। लेकिन 20 बरस से एक ही चेहरा है, वह नीतीश कुमार का है। और उस चेहरे के भीतर की परिस्थिति को अगर देखिएगा तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी थी, उससे निकली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस नाम से निकली। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्हें सिर्फ एक ही विधायक पर जीत हासिल हुई थी। 135 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत हासिल हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी 5.66% वोट मिले थे। और अगर बिहार की राजनीति में आप बीजेपी, आरजेडी इन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ मानते हैं तो फिर जेडीयू और उसके बाद कांग्रेस, इन चार पार्टियों के बाद 5वें नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी की वोटिंग या कहें उसको मिलने वाले वोट हैं, क्योंकि सीपीआई एमएल को भी 3.16% वोट मिला। और उसमें अगर पूरे लेफ्ट को भी जोड़ दीजिएगा, वो सीपीआई और सीपीएम दोनों को जोड़ दीजिएगा तो भी ये तीनों मिलकर 5% भी नहीं पहुंचेंगे, जो कि 5.66% लोक जनशक्ति पार्टी अपने बूते बिल्कुल अलग होकर चुनाव लड़ती है और उसको इतने परसेंट वोट मिलते हैं। यानी बिहार की राजनीति में 5% वोट एक झटके में किसी को सत्ता से निकाल सकता है, किसी को सत्ता में ला सकता है। और इसका एहसास दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह को जरूर है और उन्हें लग रहा है कि चिराग पासवान पर खेला गया दांव उतना बुरा नहीं है। चाचा भतीजे फिर से झगड़ा जरूर कर चुके हैं। झगड़ा पहले भी था, लेकिन अब दोनों ने दो अलग रास्तों को पकड़ लिया है। और चिराग पासवान युवा है तो अगली लड़ाई क्या युवा और बुजुर्गों के बीच है? अगर युवा की लड़ाई है तो उसमें नीतीश कुमार फिट नहीं बैठते हैं। अगर बुजुर्गों के अनुभव की लड़ाई है तो उस प्रक्रिया में चिराग पासवान फिट नहीं बैठते हैं। यानी राजनीतिक तौर पर बिहार के भीतर वोटों के समीकरणों को अगर हम समझें तो बीजेपी का हर बार 19, 20, 21% से ज्यादा वोट नहीं आया। आरजेडी का 22 से 23% के फीचर वोट रहा, यानी 1.5% वोट आरजेडी का बीजेपी से ज्यादा रहा है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। वहीं जनता दल यूनाइटेड लोकसभा में 18.5% वोट पाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में 15.5% 15.39% वोट पाती है। कांग्रेस कमोवेश कोई भी चुनाव हो 9 से 10% के बीच में उसके वोट बैंक हिलता रहता है। यानी ध्यान दीजिए, बीजेपी का वोट बैंक, आरजेडी का वोट बैंक, कांग्रेस का वोट बैंक 1% के इर्द गिर्द लोकसभा हो या विधानसभा हो घूमता रहता है। जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक विधानसभा में कम हो जाता है, लोकसभा में कुछ बढ़ जाता है और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का अपनी अपनी जगहों पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज वोट सिमटा हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ही तालमेल अमित शाह छोटे छोटे दलों के आश्रय एक घेराबंदी प्यादों के जरिए करते हैं। शायद इसीलिए हमने शुरू में कहा दिल्ली शतरंज की बिसात बिछाती है, प्यादों के आश्रय घेराबंदी करती है। लेकिन बिहार की राजनीति में इस बार चौसर बिछी है, हथेली पर जो रगड़ा जा रहा है
और पासा जो उसके बाद फेंका जा रहा है, उस पासे पर आने वाले नंबर इस वक्त बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं और एनडीए के भीतर अफरा तफरी है। और यह अफरा तफरी का रिफ्लेक्शन जब हम जिक्र आपसे करना चाह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में कैसे पड़ेगा, उससे पहले हमें लगता है एक बात सुननी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड से निकलकर कौन सामने आता है? कोई नेता नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। नीतीश के बेटे जो शाह अंकल और सम्राट चौधरी चचा, इसका जिक्र करते हुए 2010 में जब नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा विधानसभा में जीत हासिल हुई थी, उस जीत से भी ज्यादा जीत की गुहार नीतीश के बेटे निशांत कर रहे हैं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ है, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखें। बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। ये नीतीश कुमार के बेटे निशांत हैं, जो राजनीति में आए नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार की विरासत को संभाल ले, इसका दबाव नीतीश की करीबियों का बहुत ज्यादा उनके बेटे पर है। लेकिन अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई बिहार के भीतर डगमगाती परिस्थितियों में अगर नीतीश कुमार का वोट बैंक खिसक रहा है तो वो कहां जाकर रुकेगा? और अगला सवाल यह है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक किसी भी हालत में बीजेपी के हिस्से में नहीं जाएगा। नीतीश कुमार के रहने पर जब इसकी गारंटी नीतीश कुमार के वोटरों को हो जाती है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर वोट ट्रांसफर होता है और बीजेपी का भी वोट ट्रांसफर तभी होता है। लेकिन इस दौर में जो स्थिति बिहार के भीतर, चाहे नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर हो, चाहे वक्फ वोट को लेकर एक नई परिस्थिति बिहार के भीतर तमाम संपत्तियों को लेकर बन रही हो, और इन सब के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय और उससे जुड़ा हुआ दलित समुदाय, इनमें अगर एक रूपता आ गई तो फिर एक ऐसा रिजल्ट बिहार में आएगा जो शायद बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में बिहार को भी चौंका देगा। और यहां पर एनडीए का सवाल शुरू होता है। वो एनडीए जो मौजूदा वक्त में बीजेपी की ताकत के सामने हर सहयोगी नतमस्तक है। अभी तक तो नीतीश और चंद्रबाबू का ही जिक्र होता था, क्योंकि दिल्ली में 240 272 से कम होते हैं और सहयोगियों के बगैर अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, यानी अल्पसंख्यक परिस्थितियां उनके साथ भी जुड़ जाएगी जो सामाजिक तौर पर इस दौर में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर है, यानी माइनॉरिटी परिस्थिति में सरकार आ जाएगी दिल्ली के भीतर में। लेकिन यह स्थिति बिहार से निकलकर क्या वाकई दूसरे राज्यों को प्रभावित करेगी? इसमें पहला सवाल तो महाराष्ट्र का आता है, जहां पर एकनाथ शिंदे नाराज है। एकनाथ शिंदे, इसी रविवार को उनकी मुलाकात अमित शाह से होती है। वहां पर स्टेट गेस्ट हाउस सहाद्री में दोनों मुलाकात करते हैं। एकनाथ शिंदे उनके सामने अपने डिपार्टमेंट का बजट कट करने के तमाम परिस्थितियों को रखते और पूछते हैं कि मैं डिप्टी सीएम तो हूं ना, और डिप्टी सीएम हूं तो फिर मेरे डिपार्टमेंट का बजट क्यों नहीं दिया जा रहा है? फाइनेंस अजीत पवार के पास है। अजीत पवार उस समय बारामती में थे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में थे, और खुद अमित शाह उस समय पहुंचे थे छत्रपति शिवाजी की जयंती के मद्देनजर वहां पर एक समारोह में। और वहां पर एकनाथ शिंदे ने जब बताया कि दरअसल ना नियुक्ति कर सकते हैं किसी पीए की, ना ओएसडी की, जो उनके पास डिपार्टमेंट है उसमें बजट नहीं है, वो चाहे महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट निगम ही क्यों ना हो, या फिर अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ा मंत्रालय ही क्यों ना हो, तमाम जगहों पर अगर बंदिशें हैं और बीएमसी का चुनाव सामने खड़ा है, जहां पर शिवसेना इससे पहले सत्ता में इसलिए रहती थी क्योंकि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ थे, और बीएमसी चुनाव अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो फिर हमारी राजनीति भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये बातें टटोली गई, सहलाई गई, कही गई, और इनका असर क्या होगा? शायद यह एक
ऐसे ट्रिगर का इंतजार है जिस ट्रिगर के आसरे बीजेपी की ताकत को चुनौती देने की स्थिति में इस देश के क्षत्रप कैसे खड़े होंगे। जब उन्हें डराकर शांत किया हुआ है तो क्या बिहार चुनाव उसी ट्रिगर का हिस्सा है जिस ट्रिगर के आसरे बिहार में अगर एनडीए निपट रही है तो उसका असर महाराष्ट्र से आंध्र तक भी नजर आएगा। और चुनौती अगर छोटे छोटे क्षत्रप जिनको प्यादों की शक्ल में बीजेपी ने घेराबंदी अपनी जीत के लिए की, अगर वो मुश्किल हालात बिहार में बन चुके हैं और धीरे धीरे वह एक रणनीतिक तौर पर, जिसका जिक्र खुद पशुपति कुमार पारस ये कहकर कर रहे थे कि कैसे हमें पूरे राज्य में घूमना है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, तो मैसेज बहुत साफ है और मैसेज दो ही है। बीते 11 वर्षों में पहली बार खुली चुनौती एक छोटे क्षत्रप ने यह कहकर दी, आपके साथ नहीं और विपक्ष के साथ जाएंगे। पहली बार एक ऐसे बिल को लेकर चुनौती उन छोटे राजनीतिक दलों को मिलने लगी जो मानकर चल रहे थे कि उनके अनुकूल मुस्लिम वोटर तो रहेगा, चाहे वो बीजेपी के साथ ना जाता हो, लेकिन वह एक पुल का काम तो करेंगे। वह भी डगमगा गया। तो पहला सवाल एनडीए के भीतर के राजनीतिक समीकरणों का है और दूसरा बड़ा सवाल उन परिस्थितियों का है जिसमें बीजेपी अपने बूते सत्ता में 240 सीट अगर लोकसभा में पा सकती है तो राज्य दर राज्य की परिस्थिति और बिहार के बाद बंगाल, असम, वो तमिलनाडु को भी जोड़ लीजिए जहां एआईडीएमके के साथ खड़ी हुई है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश को भी जोड़ लीजिए। यानी बिहार वो ट्रिगर पॉइंट है जिस ट्रिगर पर उंगली कल तक अमित शाह की थी, वह उंगली अब उस ट्रिगर से अमित शाह की हट चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।